नमस्कार कीर्ति जी, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट अगले 25 से 30 मिनट हम करेंगे। इसमें आपके बारे में जानेंगे, आपके करियर के बारे में जानेंगे। शुरुआत हम करेंगे, आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी एजुकेशन कैसे रही, कैसे आप अपने कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करा। कोशिश ये करेंगे, मैं जानता हूँ आपकी हिंदी जो है पहली प्राथमिक लैंग्वेज नहीं है, तो कोशिश करेंगे जितना बोल पाए आप हिंदी में, ठीक है, नहीं तो मिक्स कीजिएगा इंग्लिश। इसके अलावा मैं और कोई दूसरी लैंग्वेज जानता नहीं, तो क्षमा कीजिए मेरे को। बट शुरू करते हैं कीर्ति जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे आपकी एजुकेशन हुई, कुछ अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। नमस्ते अर्पित जी। थैंक यू फॉर दिस टाइम। मेरा हिंदी जैसे आपने बोला ये मेरा प्राथमिक भाषा नहीं है, मगर मैं प्रयास करूंगा कि जितना हिंदी में बात कर पाऊंगा बात करूंगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, कंटिन्यू करिए। मेरा पूरा जो बचपन सब बैंगलोर में ही मैंने बड़ा हुआ वो सब, मगर मेरा नेटिव है तमिलनाडु में। एक जगह तमिलनाडु आंध्रा की बॉर्डर में पड़ता है वो। जब वहाँ से मेरा माँ और पापा आए थे बैंगलोर, बैंगलोर में सेटल हुए। तो हाँ, मैंने भी बैंगलोर में ही पूरा सेटल हुआ। मेरा पूरा पढ़ाई सब बैंगलोर में हुआ। तो बैंगलोर ही मेरा जगह माना जाता है अभी। जी। तो पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो मैंने अभी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। अच्छा। जब मैंने सोचा कि जो टेक्निकल एजुकेशन किया हूँ, मगर मुझे दिलचस्पी नहीं था कोडिंग और प्रोग्रामिंग में, वो मुझे पहले ही पता चल गया था। एंड राइट। पहली बार मुझे मेरा अपना स्ट्रेंथ दिखा कि जो कम्युनिकेशन की तरफ से जो भी काम है वो मुझे सही लगेगा। टेक्निकल का काम मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा। मेरा ऑप्शंस दो ही ऑप्शंस थे। एक 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 चीज पूछता हूँ आपसे। तो आपने जब ये बीटेक करा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उसका आपको कैसे आइडिया लगा? और वो लोग कर रहे थे तो आपने सोचा मैं भी कर लेता हूँ, या आपके वो पेरेंट्स ने कहा कि करना है, क्यों करा आपने? ये तो एक बड़ा कन्फ्यूजन था अर्पित जी। सच में बोलूँ तो काफ़ी लोगों से बात किया। तो जब हम लोग से बात करके राय पूछते हैं, तो लोग कभी भी बोलते हैं जो उस टाइम पे जो सही चल रहा हो उस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तब ठीक। एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा नीड था यूएस में। तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने शुरू किए और कंप्यूटर्स तभी कुछ नया निकल रहा था। तो बहुत कम लोग कंप्यूटर्स पढ़ते थे। अम, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये तो ज़्यादा फिजिक्स हो गया और मैं फिजिक्स में इतना अच्छा नहीं था। पहले बार मुझे लगा कि व्हाट यू नॉट गुड एट, बट इफ यू स्टिल अप्लाई थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आप फिर भी वो सीख लेंगे। तो ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे एक चीज़ पसंद आया उसमें भी डिजिटल कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट था, वो बहुत पसंद आया। बाकी राइट। सब सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा दिलचस्पी नहीं था। तो कम्युनिकेशन कहीं न कहीं मेरा कॉमन फैक्टर रहा। सही, चाहे तो डिजिटल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन आप। नॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, बहुत अच्छा। फिर आपने जैसे अपना बीटेक करा तो आपने कभी कुछ टेक्निकल ट्रेड में भी आपने काम करा, या आपने मतलब बीटेक के बाद क्या आपने जर्नी करी? कभी मैंने वो रिस्क नहीं लिया अभी जी। टेक्निकल में काम करने का मन भी नहीं था। तो पहले से ही मुझे इसीलिए मैंने सोचा कि कोई सेल्स में चले जाऊँ या एचआर में चले जाऊँ। और फिर भी आगे मैंने सब लोग जिस लोगों से भी बात किया, तो जो मेरा इन्वायरमेंट था, मेरा सोसाइटी थे, उनका एडवाइस ये था कि सेल्स है तो घर घर जाके बेचना पड़ेगा, एचआर है तो ये तो एसी में बैठ के काम करने वाला चीज़ है। तो राइट। सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरा डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स वाज वेरी पुअर। एंड जो मुझे राय मिलता गया वैसे चुनते गया मेरा काम। तो पहला काम शुरू हुआ एचआर रिक्रूटिंग में। वही मेरा पहला जॉब, मेरे मुझे पहला जॉब मिला विप्रो। विप्रो में वहां से शुरू किया मेरा तो जर्नी। एक चीज बताइए, जैसे बहुत बहुत से लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा अनट्रेडिशनल लगता है सुनने में कि कोई लोग बीटेक करके, मैंने सुना है लोग बीटेक करके या तो एमबीए कर लेते हैं जिनका रुचि नहीं होती बीटेक में, या बीटेक करके जनरली टेक्निकल ट्रेड्स में होते हैं कुछ लोग। उस समय आई थिंक 20 साल पहले कॉल सेंटर वगैरह में भी ज्वाइन किया करते थे, टेक्निकल कॉल सेंटर वगैरह कर लेते थे, क्योंकि उसमें भी कम्युनिकेशन तो हो रही है बट नॉलेज यूज होगी थोड़ी टेक्निकल। आपने बिल्कुल जैसे एचआर का रोल ज्वाइन किया, वो भी विप्रो जो कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो जब आपका
उन्होंने सेलेक्ट कर रहे होंगे आपको, उन्होंने पूछा नहीं होगा तुम तो भाई बीटेक हो, एचआर ज्वाइन कर रहे हो, कल को तुम छोड़ के चले जाओगे या अपना कुछ और करोगे, क्योंकि एचआर का तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट एक लाइन होती है। तो कुछ ऐसी दिक्कत आई है आपको? एक बार नहीं, 5-6 बार क्वेश्चन पूछे थे टू चेक ऑन माय स्टेबिलिटी क्वेश्चन, हाँ कि कितना साल रहूंगा उस जॉब में, हाँ दिलचस्पी से ले रहा हूँ या हाँ ऐसे ही ले रहा हूँ करके बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ। पहले क्वेश्चन से जब वो 10वें बार क्वेश्चन पूछने लगे, मुझे ही शक आना शुरू हो गया कि मैं सही रास्ता जा रहा हूँ कि नहीं। वो भी हुआ था। राइट मगर राइट। एक चीज, अगर आज के दिन पे मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो शिकायत करने का, मैं ये मानता हूँ कि बिना गलती कोई हिस्ट्री बना ही नहीं। करेक्ट। और गलती को सही करने में ही हम काफी बार प्रयास करते रहते हैं। तो हमारी कहानी भी एक नया कहानी बनना है तो नया रास्ता चुनना पड़ता है। और जो भी रास्ता मिले उसमें सही सलामत अच्छा सा काम करके और नाम कमाना होता है। उसमें गहराई होता है, उसमें एक बड़ा चीज भी होता है जो हम देख पाए। तो एक जो भी काम है, कोई काम ऊपर या नीचे नहीं होता है। ऐसा करेक्ट। ही मुझे कोई ऐसा चीज नहीं था, क्योंकि मुझे जब लोग सब कुछ जानते हैं, उसका हम्म। दुनिया छोटा पड़ जाता है। करेक्ट करेक्ट। लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उसका दुनिया बड़ा है। हाँ वो बिल्कुल, आई कहीं थिंक भी जाके मेहनत करके जी सकते हैं। बहुत तो बहुत अच्छी। वैसा ही एक कहानी है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं आपकी ये वाले पॉइंट को, बहुत दो पॉइंट्स एक्चुअली आपकी बात से निकल के आए जो मैं सबके साथ उजागर करना चाहता हूँ। आई थिंक पहली बात तो ये है कि जो लोग आज भी जैसे बीटेक कर रहे हैं या एक इंजीनियरिंग एजुकेशन करके आते हैं, अपने आप को सीमित ना समझें कि सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेड में ही जाना है या सिर्फ एक एमबीए करके हम एक अलग ट्रेड में जा सकते हैं। आपने एक तरीके से बिल्कुल ही एक अलग रास्ता दिखाया है कि एचआर भी एक फील्ड हो सकती है जिसमें जाया जा सकता है। दूसरी चीज जैसे आपने एक और बताई कि जो लोग सब जानते हैं, जिनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि भाई अब क्या बचा है, अब तो मैंने सब कर लिया, वो एक बहुत ही नैरो प्रिज्म में रह जाते हैं और एक सीधा रास्ते पे ही चलते हैं। जबकि जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो कि सोचते हैं कि अभी मुझे बहुत सीखना है, उनके लिए तो सीखने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे इसमें आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये दो सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि बीटेक कर लिए से ये मतलब नहीं है कि एक ही तरफ जाना है, दूसरा रास्ता भी हो सकता है। और कभी भी ये मत समझिए कि हमें सब कुछ आ गया है ऑलरेडी, क्योंकि जब आ ही गया तो फिर सीखने के लिए बचा गया। लेकिन अगर आपका दिमाग ऐसा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो देर कैन बी मल्टीपल वेज, बहुत तरह तरह के आयाम खुल सकते हैं जाने के। तो आई सच थिंक ये में कम्युनिटी भी झलकाता है और आपका थॉट प्रोसेस भी सिखाता है कि आपको। और क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि ये 20 साल पहले की बात है? कब कब आप मतलब ग्रेजुएट हुए थे? मैंने 2006 में ग्रेजुएट हुआ। अच्छा, 6 में तो होते, अपन 6 में ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हुआ। 18 17 18 साल पहले की बात होगी। 18 साल पहले की हाँ। हाँ बात है ये। तो एक और चीज मुझे बहुत मैं जब देखता हूँ दुनिया को ना, और फिर मुझे एक चीज और उजागर होता है कि अ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो सही रास्ता है। रास्ता को सही बनाना पड़ता है। और कभी कभी हम खो जाते हैं दुनिया की लेबलिंग में। जो लोग बोलते हैं कि तुम अभी सीएफओ हो या सीईओ हो या कोई सीएक्सओ हो, वो टाइटल में हम पड़ जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं उसके ऊपर। और लोगों का जो जमीन पर खड़े होने का चीज जो है, काफी वैल्यूज जो है वो भूल जाते हैं कभी कभी उसमें पढ़ के। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला चीज खो जाते हैं और फिर कभी लगता है कि हम ज्यादा अचीव कर चुके हैं। और कभी हम सडनली, अगर कोई काम छूट गया, मान लीजिए कि काम नहीं है, हम सब जमीन महसूस करते हैं, तब लगता है हमने क्या खोया और क्या पाया। तो एक बैलेंस जो है वो हम्म उसको मेंटेन करके जाना जो है, वो पहले था। अभी जिंदगी इतना जल्दी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। तो ये भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं जो पूर्वज का वैल्यूज थे, मतलब काम अपने जगह, पर्सनल अपने जगह, सोसाइटी में मिलना एक अपने जगह। सो वो तीनों को बैलेंस नहीं कर पाते थे हम, ज्यादा काम पे फोकस करके। तो उस चीज में मुझे एक इंटरेस्टिंग ये लगा कि जब कोविड आया,
लोग बोलते थे या पैंडेमिक है काफ़ी, हाँ, हमारे हमारे ही खास लोग हम खो चुके हैं। मगर एक और अच्छा चीज़ भी हुआ है, इसके कारण हम घर में काम करना शुरू किए हैं, ज़्यादा टाइम बिताना शुरू किए घर वालों से और सोसाइटी वालों से। बाहर आजू-बाजू के घर में जब कभी बात नहीं करते थे, अब बात करना शुरू किए, कुछ सोशल डिस्कशन भी होना शुरू हो गया। ये सब मतलब मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये कुदरत हमें एक फिर से वापस लेके जाके बैलेंस करने के लिए हमें बुला रहा है करके वो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा भाई। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि पहला चीज़ आपने जैसे बोला कि रास्ता पहले से बना नहीं होता, रास्ता तो खुद बनाना पड़ता है। तो ये आपने बहुत एक इतनी अच्छी बात बोली है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद जॉब कर लो, जॉब के बाद शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाते हैं और सर्कल ऐसा चलता रहता है। बट लाइफ में जिसने भी कुछ वक्त तक काम करा है वो सब जानते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं तो किसी सब्जेक्ट्स में हम अच्छे होते हैं, किसी में इतने अच्छे नहीं होते। जब जॉब भी ढूंढने जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, कि क्या करें। और जॉब के अंदर भी जाते हैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता। कभी आपको अप्स मिलते हैं, कभी डाउन्स मिलते हैं। जैसा आपने बताया कि कभी जॉब खुद छोड़ देते हो आप क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती, कभी कभी छूट जाती है, कभी परेशानियाँ उसमें भी बहुत आती हैं। शादी के वक्त भी परेशानियाँ अपनी रहती हैं, बच्चों की परेशानी अपनी अलग रहती हैं। तो हर एक की जो एक जिंदगी का जो सफर है बहुत डिफरेंट रहता है। यही हम सब लोगों की यूनिकनेस है। और कहीं ना कहीं आपने जो दूसरी बात बताई है कि हम लोग जो हमें टाइटल्स होते हैं या जिस कंपनी में हम काम करते हैं या जितना पैसा हम लोगों ने कमा लिया होता है, हम उसी को अपनी आइडेंटिटी समझना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमारी एक और पॉडकास्ट थी जो कि आइडेंटिटी के ऊपर ही थी बेसिकली, कि मैं मैनेजर हूँ या मैं फला अमेजोन में या विप्रो में या कहीं भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। मैं बताता हूँ अरे क्योंकि मैं अमेजोन में काम करता हूँ, क्योंकि मैं विप्रो में काम करता हूँ और मैं मैनेजर हूँ, इसलिए आप मेरे से बात कीजिए, इसलिए मैं अच्छा हूँ। जबकि होना ये चाहिए कि आपसे लोगों को बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका स्वभाव इतना अच्छा है, आप उनसे अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आपसे कुछ उनको सीखने को मिलता है, आप भी उनसे कुछ सीखते हैं। तो उनको एक अच्छा महसूस होता है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोड़ दिया है पीछे और अपने जिसे कहते हैं रैट रेस जो कि बोला जाता है कॉर्पोरेट लैडर के अंदर, लोग एक कॉग इन द व्हील बन के रह चुके हैं और उसमें घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं है शायद। तो आई थिंक ये दो चीज़ें आपकी बातों से निचोड़ निकल के आया जो कि मैं सबके संग शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये बताइए जैसे आपने विप्रो में करा काम, फिर आप थ्रू आउट इसमें हमेशा से एचआर में ही रहे या आपने कभी अपना काम चेंज करा या थ्रू आउट आपका हिस्ट्री एचआर में ही देखिए, रही? मैंने एक चीज में बहुत फोकस किया हूँ आरपीजी की, मैं कभी भी टेरिटोराइज ना हो जाऊं, कभी एक शेल्फ में एक इन्वेंट्री जैसे ना बन जाऊं कि एक ही काम एक ही जैसे काम फिर से ना करूं। तो मैंने सोचा कि जो भी काम करेंगे पहले अगर आप मुझे 18 साल पहले पूछोगे, मैं अब जैसे बात नहीं कर सकता हूँ, मगर कुछ तो मेरे दिमाग में था कि एक ही काम कंटिन्यूसली नहीं करना है। मगर आज के दिन में बात करूंगा तो आई कैन ब्रिंग इन काफी कुछ प्रिंसिपल्स जो है, जैसे 10,000 हार रूल करके एक है आउटलायर्स बुक में। वो जहाँ बोलते हैं कि जो भी काम सीखना है तो आप 3 साल उस पे 10,000 घंटे आप उस पे काम कीजिए तो आप उसमें मास्टरी कर ही लेते हैं। उसकी बात क्या करना है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इंडस्ट्री बदलना या कल्चर बदलना या फंक्शन बदलना, इससे काफी सीख मिलता है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग तमिलनाडु से माइग्रेट होकर कर्नाटक आए थे। एक और पैरेलल स्टोरी अगर मैं बता के चलूँ तो मेरा दादाजी एक किसान थे और फिर मेरे पापा जी 10वीं तक ही तक पढ़े थे। और अभी मेरा एक जनरेशन जो आ गया है, मुझे मेरे पापा ने मुझे बी और एमबीए कराया। फिर अब मेरे बाप ने मैंने से एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मैनेजमेंट फ्रॉम कोलंबिया बिजनेस स्कूल किया। और ये पढ़ाई एक तरफ एक तरक्की हुआ है, और दूसरी तरफ ये हुआ कि ये काम करते करते हुए अगर मुझे कुछ और अपना एक चीज बनाना चाहता हूँ स्क्रैच से, एक कैश फ्लो जरूरी होता है। कैश फ्लो, अगर मान लीजिए कैश फ्लो भी कहीं से बात करके निकल के लेके भी आ जाऊं, फिर तरक्की का रास्ता मुझे पता होना चाहिए। मुझे कोई मेंटरशिप नहीं होता है इंडस्ट्री में। तो
मैंने क्या सोचा था, मेरा फर्स्ट इनिंग्स काम पे अच्छा करके, पैसे कमा के, और फिर सेकंड इनिंग्स कुछ अपना बनाना चाहता था। तो ये एक स्टेप टू द प्रोग्रेस था। तो 40, मेरा 40 उम्र तक एक तरह, उसकी बाद एक तरह। क्योंकि हम जो पसंद करते हैं, जिससे हम रात में भी, हमें किसी ने जगा दिया तो उसके बारे में बात करने के लिए जो पसंद करते हैं, उसका और रास्ता चुनना था और उस रास्ते में चलना है करके, ताकि जहाँ हमारा दिल लगता है वो बहुत दूर तक चलता है। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में था जब मैंने काम शुरू किया था। बहुत एम्बिशियस हूँ था और हूँ भी, मगर रास्ते में अब बहुत कुछ सीखते आया। एक चीज़ मैंने देखा कि कुछ बदलता नहीं है, वो एक चीज़ है जो हमारा पूर्वज ने दिया हुआ कल्चर और वैल्यूज एक तरह, और लीडरशिप बिहेवियर एंड लीडरशिप आउटकम एक तरह, दोनों को मिला के देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब सुबह जल्दी उठो, श्रद्धा से पूजा करो, नमन करो, और एक्सरसाइज करो, और शुद्ध रहो। ये सब बेसिक बहुत छोटा छोटा प्रिंसिपल्स है, इसीलिए और छोटा छोटा चीज में बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मैं मुझे मोदी जी का लिटिल नायकत्व भी अच्छा लगता है कि वो स्वच्छ भारत अभियान जैसे छोटा सा चीज करते हैं, मगर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। बड़ा बड़ा चीजों के छोटा छोटा चेंजेस से हम बदल सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। खास तौर पे आपने जैसे बताया कि अ, कोई भी चीज़ अगर 10,000 घंटे करी, ऑलमोस्ट 3 साल लग जाते हैं जिसके अंदर, उसमें आपकी पूरी महारत हासिल हो जाती है उस चीज़ के अंदर। और उसके बाद आप अपना चाहे फंक्शन चेंज करिए, चाहे अपना पोर्टफोलियो चेंज करिए, कंपनी चेंज करें, कल्चर चेंज करें। तो वो बात आपने बहुत अच्छी बोली। दूसरी चीज़, आप जैसे ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी एम्बिशियस शुरू में भी थे और अभी भी हैं, और अब ऑलमोस्ट मतलब 18 साल के करीब हो चुके हैं। आपने जैसे बताया आपने 40 ईयर्स की आपकी एज हो गई, तो अब आप एक सेकेंड इनिंग्स की तरफ आप कर रहे हैं। तो बिफोर वी मूव इनटू दैट सेकेंड इनिंग्स ऑफ योर्स, थोड़ा सा आप संक्षेप में, मतलब एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने किस किस तरीके के काम करे, किन किन मतलब कंपनियों में किस किस तरीके, थोड़ा सा एक बड़ा शॉर्ट सा, मतलब 1 मिनट अगर आप ले मैंने सकें उसको। मैंने शुरू किया विप्रो में, रिक्रूटिंग हम्म। काम में ही शुरू किया था। और उधर काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि एग्जीक्यूशन कैसे सीमलेस करा जाए, कैसे लाइक एक स्टेप आफ्टर एक स्टेप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करा जाए। और ऑरेकल में काम किया। ऑरेकल में मैंने ये सीखा कि एक क्यों दूसरे एक एक रोल्स होता है, क्यों एक एक टाइटल्स होता है, और ये सब लोग मिलके एक कॉमन प्रोडक्ट को जब निकलता है, वो सीमलेस वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसका संबंध कैसे होता है, और ईच और एक एक लोगों का अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इसको ऐसे ही क्यों रखा है, दूसरे तरह क्यों नहीं रखा। और क्यूरियस क्वेश्चन पूछना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर मैंने एक चीज़ देखा कि अम, अ, ये सब करने के बाद भी लोग इधर बहुत ज़्यादा घंटे काम करते थे। जब भी इंडिया में देखा कि सुबह 9 से रात 9 तक भी काम करते थे, कोई शिकायतें नहीं होता था। और एक ही काम करने के लिए कभी कोई ने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, एक समय ऐसा था। और उसके बाद ओरेकल में मैंने प्रोडक्ट का इंडस्ट्री देखा, प्रोडक्ट इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का अलग फ़र्क देखा। और फिर उधर से मैंने जाके गूगल जॉइन किया। गूगल जब ज्वाइन किया, सो मेरा 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 करियर ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो विप्रो, ऑरेकल, गूगल एक 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 रैंक पे चल रहा था। गूगल में जाके गूगल सिंगापुर में ज्वाइन किया। गूगल सिंगापुर सिंगापुर में जब ज्वाइन किया, देन मुझे एपैक में हायर करना था। आई हैड टू हायर फॉर वो चाइना में या जापान में, पाकिस्तान में, फिलीपाइंस में। तो एक अलग अलग लोगों से मिलना, उससे बात करना, तब मुझे एक चीज़ पता चला, मैं बहुत अच्छा हूँ जो एग्जीक्यूशन करने के लिए, मगर मेरा स्ट्रेटजी और सॉफ्ट स्किल्स इतना अच्छा नहीं था। लोग मुझे जहाँ डिलीवरी के लिए मानते थे, ये एट द सेम लेंस वो मुझे बोलते थे कि तुम सॉफ्ट स्किल्स में सही कर सकते हो, तुम अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, तुम प्रोएक्टिव थिंकिंग लेके आ सकते हो। वो सब ये सीखने को मिला। बिना गलती तो कोई सीखते नहीं है यूजुअली। हीरोइक स्टोरीज में हम सिर्फ अच्छाई बात करते हैं, बट मैं मानता हूँ कि कहाँ हम ऑफन गलती करते हैं, कहाँ सीख के जाते हैं। तो वो एक चीज़ है कि हम थोड़ा रॉ होते हैं, घर से बाहर आके एक नया दुनिया देखते हैं। इधर आने के बाद एक नए नए लोग से मिलके मिलके हम अपना एक
एक ऑरा बिल्ड करते हैं। फिर बताइए, जैसे बताया कि आप तो आप फिर सिंगापुर चले गए थे आप, मतलब इंडिया से बाहर? सिंगापुर चला गया। सिंगापुर, अच्छा। तो थोड़ा सा आप इसको कॉन्ट्रास्ट करें, जैसे आपने बताया कि आपका ऑलमोस्ट बचपन में ही आप बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे और बैंगलोर में ही पले बड़े और मोस्टली अपने बैंगलोर में ही आपने काम भी किया थ्रू आउट, और उसके बाद जैसे आप सिंगापुर शिफ्ट हो गए, तो क्या आपको अंतर लगा कि बैंगलोर के कल्चर में और जब सिंगापुर चले गए तो वहाँ कुछ आप उसके बारे में रिकलेक्ट करते हैं कि कुछ डिफरेंस था, क्या सिमिलरिटी? मुझे तो बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि हमारे यहाँ भले ही पैसे ज़्यादा ना हो, मगर लग्ज़री ज़्यादा होता था। माँ-पापा के सराउंडिंग थे, मतलब एक न्यूक्लियर परिवार था, तो सब लोग हाथ लगाते थे, और अब उधर जाके अपना काम अपने 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 आप को करना पड़ता है। तो पैसे ज़रूर कुछ ज़्यादा मिलता है, मगर वो लग्ज़री नहीं होता है। और फिर फ्रॉम अ कल्चर स्टैंड पॉइंट, लोग उधर का, मतलब उधर का इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से लोग बदलते हैं। उधर 2 लोग अगर एक घर में काम नहीं करते हैं, वो कभी पैसा उसको सही नहीं पड़ता था। तो मैं देखा हूँ, जहाँ जो भी लोग माइग्रेट हुए हैं सिंगापुर में, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल्स जो पहले से हैं, जो जो माइग्रेट माइग्रेट पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है उनका, करेक्ट, कुछ करेक्ट। 60% का माइग्रेट पॉपुलेशन ही है। माइग्रेशन पॉपुलेशन हम्म। में ऐसा होता है कि एक घर लेना हो, या एक अच्छे से घर चलाना हो, एक लाइफ़स्टाइल लेके आना है, तो दोनों माँ-पापा दोनों काम करेंगे, और फिर घर में खाना बनाना नहीं होता था, तो नीचे ही एक अपार्टमेंट में नीचे एक कैंटीन होता था, उधर लेके खरीद के खा जाना। तो एक नया ज़िंदगी मुझे देखने को मिला। मुझे लगा कि 20 साल बाद शायद घर में कोई किचन ही ना हो, सब लोग काम करके घर आओ, थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताओ, और फिर जो खाना मिलता है कॉमन सोसाइटी में, वो खाना खा लो, और फिर अगले दिन फिर काम चले जाना। एक रेस्टलेस जिंदगी था, सुकून नहीं था, मगर मगर बहुत सुंदर था जगह। सुंदर जगह है मगर रेस्टलेस जिंदगी था। ऐसे राइट ना, कुछ चीज आई देखा। थिंक आपने बहुत अच्छा ऐसे ससेंटली समराइज करा कि आज भी देखें तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि भारत से बाहर चले जाएं विदेश में, जैसे कि मैं खुद भी यूएसए में बैठा हुआ हूँ कई सालों से। और एक चीज़ जैसे आपने बताया, सिंगापुर मैं भी कई बार आया हूँ, रहा नहीं हूँ लेकिन मैं विजिट करा हुआ है बहुत बार। और जैसे कि आपने बताया वहाँ पे साफ सुथरा है, पॉल्यूशन नहीं है, क्लेanलीनेस है, वर्टिकल प्लांटेशंस भी मैंने बहुत देखे, बिल्डिंग्स पे प्लांट्स हो रहे होते हैं, तो वो सिर्फ शायद सिंगापुर में ही है और किसी जगह मैंने देखा भी नहीं। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम बोलते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई थिंक थेफ्ट और चोरी चकारी भी ऐसा कुछ नहीं है। जनरली चीज़ें सारी टाइम से चलती हैं, टाइम से हो जाती हैं। बट आई थिंक जो इंडिया का जो जो कमी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पोल्यूशन के अंदर, ट्रैफिक जैम, रश, ये सब। बट जो ब्यूटी है, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर पे हाउसमेट्स भी होंगी, एक फैमिली स्ट्रक्चर होगा, अपनी फैमिली भी है, एक एक्सटेंडेड फैमिली भी है, जो हालांकि साथ में ना भी रह रहे हैं तो आसपास होंगे जो कि आ सकते हैं, मिलने जुलने वाले। फेस्टिवल्स, कल्चर्स हैं। खाना इंडिया में बहुत अच्छा मिलता है, आप कभी भी कहीं भी, मतलब अगर 10, 20, 50 रुपए की चीज खानी है वो भी मिल सकती है, और 1000, 2000, 5000 की चीज नहीं, वो लाइक आपके पास चॉइस है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर है या इवन यूएस वगैरह भी हैं, वहाँ पे 10, 50 रुपए वाली कोई चीज होती ही नहीं। शुरुआत ही वहाँ पे 1000 रुपए से होती है और फिर ऊपर ही ऊपर जाती है उससे। तो वो भी एक बहुत बड़ा और डिफरेंस एक है। इम्पोर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ आतिफ जी, मुझे क्यों आज मुझे पूछेंगे कि आप यूएस क्यों नहीं चले जाते हैं, एक चीज जो मैं पाया हूँ पिछले 18 साल में इंडिया में रह के, क्योंकि सिंगापुर मेरा एक छोटा सा कहानी है, मगर मेरा बड़ा कहानी तो इधर है। मेरे बच्चों को जो समय मिला मेरे पापा और मेरे माँ के साथ, और फिर उसका नाना जी और नानी जी के साथ, और फिर अगर हम परिवार 4 लोग होते हैं तो सिर्फ बच्चे सीखते हैं हम 2 लोगों से, माँ पापा, और फिर बाहर की दुनिया से सीखते हैं। और अभी बड़े भी हैं, तो उसने ऑलरेडी घर में 2 जनरेशन देख लिए, 2 जनरेशन का राय देख लिए, जनरेशन गैप को समझने लगते हैं। और फिर राइट। मेरा दादाजी कुछ के हाथ जाता कहते थे, या नाना जी कुछ कहते थे, वगैरह वगैरह। तो उसको एक डाइवर्सिफाइड लर्निंग मिलता है, और हम्म। वो मुझे बहुत महत्व देता है, क्योंकि मैं मानता हूँ पढ़ाई एक जगह, पढ़ाई का स्कोर एक जगह, अगर वो सांस्कृतिक जो एक वातावरण नहीं क्रिएट करेंगे, अगर बच्चों को ये ना पता चले कौन सा सही रास्ता, कौन सा सही रास्ता नहीं है, अगर ये डिफरेंस नहीं जान सके,
तो बच्चे को वो फ्यूचर कैसे होगा वो मैं डरता हूँ। आज के ज़माने में अच्छाई जितना है, बुराई भी जितना दिखता है, पहले भी था मगर दिखता नहीं था, अभी बहुत अच्छे से दिखता है। उसमें कैसे मैं फ़िल्टर करूँ, कौन-सा सही है, कौन-सा सही जगह में जाना है, उसके लिए पढ़ाई ही तक सीमित नहीं है, कल्चर हमारा जो है वो बहुत महत्व करता है, जो भी कल्चर है। आई एम नॉट वो रिलीजन को मैं डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर रहा, मगर हर एक समुदाय, एक संस्कृति सबको अच्छा ही सिखाता है, मगर वो स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है घर में, वो मुझे बहुत महत्व करता है। इसके लिए अगर मैं करोड़ों का उधर पैसे खो जाऊं, मगर वो करोड़ों का वैल्यू इधर मुझे मिल गया। तो एब्सोल्युटली नहीं, बहुत 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 अच्छी आपने ये बात बोली। आई थिंक इसमें ये बात तो जाहिर तौर पे निकल कर आती है कि आपने जो कंट्रास्ट करा है अपनी जर्नी जो इंडिया की वर्सेस जैसे सिंगापुर को आपने कंट्रास्ट करा, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से आपने पिरोई है ये बात कि हो सकता है पैसा आपको ज़्यादा अच्छा मिले, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़्यादा अच्छा मिले वहाँ पर, बट ये जो फैमिली बॉन्डिंग है, जो दो पीढ़ियां आपने जैसे बताई, नाना जी दादाजी नानी नाना दादा दादी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, वो बाहर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात है कि इंडिया एक तरीके का मेल्टिंग पॉट है, राइट। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मतलब इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है इन द सेंस कि हर तरीके के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सारे रोज़मर्रा के जीवन में आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा कभी आउटराइटली दिमाग को अकर भी नहीं करता कि ये है कि वो है, आप तब नॉर्मली बात करते हैं। तो क्योंकि वो इतना मिल चुके हैं आपस में कि वो सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं सारे, तो कुछ इतना पता चलता नहीं। तो इनफैक्ट जैसे आप बता रहे थे, इवन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, मैं मानता हूँ कि जिसमें कि आपका पाकिस्तान और भूटान और अपना बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको भी मैं एक तरीके से, हालांकि जोग्राफिकली दे आर नॉट इंडिया बट दे आर स्टिल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे यूएस में होते हैं, तो कोई भी जैसे दिखता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये बांग्लादेश का है, कि ये श्रीलंका का है, कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि बात तो वो ऐसे ही करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में यही आता है कि इंडियन ही होगा ये बंदा भी, जो कि सब आपने शायद भाईचारा ही सिंगापुर में भी देखा होगा। हाँ। हाँ, तो काफी हद तक ये बात अपने ठीक। हाँ, तो फिर सिंगापुर में आपने गूगल वगैरह का करा। इस दौरान थ्रू आउट आप रिक्रूटमेंट में ही थे अभी तक, या कुछ सब आपने? रिक्रूटमेंट नहीं था अब तक अर्पित जी। फिर उसके बाद मुझे काम से मैंने काम खो लिया, क्योंकि कंपनी ने एक नया कंपनी खरीदा, तो फिर काफ़ी लोग का काम चला गया, उससे मेरा भी एक इम्पैक्टेड था। उसके बाद मैंने जब काम ढूंढना शुरू किया, ये एक अलग दुनिया था। हुँ, काम नहीं है और मैं काम ढूँढ रहा हूँ, तो तब क्या था कि मुझे बहुत मुश्किल हुआ था कि लोग मुझे कम काम में बुलाना है, तो कम दाम में बुलाना। एक अजीब-सा एक दुनिया देखा मैंने। तो ये मतलब आप सिंगापुर की बात बता रहे हैं या इंडिया की बात बता रहे हैं? सिंगापुर और इंडिया दोनों जगह में अच्छा, लेकिन मतलब काम आप मतलब गूगल में आप बता रहे हैं कि काम नहीं था, या वो वहाँ था आपके पास इंडिया काम में? वहाँ था, काम में मुझे मैंने काम खो लिया उधर। मतलब मेरे जैसे गूगल ने काफ़ी लोगों को निकाला था उस टाइम पे, अच्छा। क्योंकि उसने एक नया कंपनी खरीदा था, उससे ओके। काफ़ी लोग आ रहे थे, तो जब भी नया कंपनी खरीदते हैं, दोनों हाँ, तरफ हो जाता है। लोगों का करेक्ट, काम चला जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे अवस्था में जब मैंने काम ढूँढना शुरू किया, और सिंगापुर में जो काम मिलता था, वो इतना अच्छा नहीं था। तो छोटा मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थे, वो छोटा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, काम भी हम ज़्यादा देर तक करते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं होता है। उधर का कल्चर अलग है, तो उधर का सिस्टम अलग है। तो एक ही काम काफ़ी साल तक करा के और फिर एक छोटा-सा काम देते हैं, और फिर उसके बाद वो काम थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है। कोई जैसे मैंने बोला, कोई सही और गलत रास्ता नहीं है, उसका एक समुदाय का एक अलग कल्चर है और इधर एक कल्चर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वापस इंडिया आ जाऊँ, तो मुझे एक एंड टू एंड काम करने का एक मज़ा मिलेगा। फिर आके एक कंपनी जॉइन किया था सेपिएंट करके, दैट इज़ इनटू सर्विस इंडस्ट्री कंसल्टिंग इन नेचर। उसके बाद 9 महीने ही काम किया, और बहुत दूर था घर से, और फिर अभी मुझे टाइम फैमिली पे टाइम दे नहीं पा रहा था, तो अमेज़न जॉइन किया। अमेज़न में मुझे बहुत अच्छा चला 9 साल। ये 9 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी टाइम मुझे लोग चैलेंज करते रहा कि तुम ऐसे क्यों सोचते हो, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो। उसका एक लीडरशिप प्रिंसिपल्स का एक 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स का एक लेबल था। मुझे थोड़ा मेरा थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना शुरू किया उस लेबल ने, और फिर मैंने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। सिर्फ मेरा एग्जीक्यूशन का स्किल ही नहीं, इधर ये कंपनी में
जैसे कुछ बोलते हैं कि एक जगह ऐसा होता है जहाँ हम बहुत कुछ पाते हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा पाया हूँ, अमेज़न जैसे कंपनी से पाया हूँ, और कोई पैसे के बारे में जब बात करता हूँ, तो पाया हूँ, इसका मतलब पैसे ही नहीं है। पैसे के अलावा बात करता हूँ, जो सीख मिला है कि कैसे सोचना, कैसे स्ट्रक्चर करना और इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे लेके जाना, कहाँ, जब पूरा डिटेल में जाना, जब हाई लेवल में रहना और फिर एक बड़ा चीज को देखना और प्रोएक्टिव थिंकिंग लेके आना, बहुत कुछ सीखा। तो तो इधर आपने एक इंटरेस्टिंगली एक चीज आपके मैं रोकना चाहूंगा। आपने जैसे बताया अमेजोन का लीडरशिप प्रिंसिपल, कौन सा ऐसा लीडरशिप प्रिंसिपल है जिसका आप उदाहरण देना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपको सिखाया है, या जो सबसे ज्यादा आपको लगता है आपके लिए मुझे तो यूज कर रहा है? हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल बहुत महत्व रहता है। मान लीजिए कि मैं एक रिलीजियस भाव में आ चुका हूँ उसके हिसाब से, मगर ये बहुत महत्व जो होता है वो कस्टमर ऑब्सेशन, क्योंकि अच्छा। वो बहुत खींचता है। जो काम हम करते हैं उसको दो गुना करना पड़ता है। एक ही, मगर इम्पैक्ट तो एक ही है, मतलब रिजल्ट तो एक ही है, मगर इम्पैक्ट ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट, हायर जो काम करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ हायर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है। एक ही हाई काम इम्पैक्ट। करते हैं, मगर ये बहुत सोच के, अगर एक कस्टमर को मान लीजिए कुछ काम करा के देंगे, हम सिर्फ जो कस्टमर मांगा उतना करा के दे सकते हैं, या करेक्ट। कस्टमर को जो चाहिए और कस्टमर को जो ना पता है उसके वो भी। बारे में भी सोच के कस्टमर को थोड़ा राय भी देके और करेक्ट। वही काम को और अच्छा बना के देंगे, तो कस्टमर को एक चीज में देखेगा कि मैंने तो इतना मांगा था और मुझे और ज्यादा ही मिला। तो हम्म। कस्टमर का जो होता है ना, उसमें हम ना जो मेहनत आता है ना, उसमें रिश्ता बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। तो वो एक चीज जो है वो मुझे बहुत खास लगा और वो मैं जिंदगी भर लेके जाऊंगा, और उसके लिए ही काफी नाम रखे हैं वो, इंसिस्ट ऑन हाई स्टैंडर्ड्स करके और हाँ। जैसे सब कुछ, मगर करेक्ट। अनट्रस्ट ऑफ अदर्स करके। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पहले था, अभी उसको मिलावट कर दिया कि अनट्रस्ट ऑफ अदर्स में वो एक चीज था, बीइंग वोकली सेल्फ क्रिटिकल। हम्म। मतलब अगर आप बीइंग ओपनली सेल्फ क्रिटिकल को जिम कॉलिंस का एक्सेप्ट द ब्रूटल फैक्ट वाला चीज को हाँ, मैच लेके करता है देखेंगे, इट्स एग्जैक्टली। हाँ। प्रीटी मच द सेम। अगर हाँ। हमें अपनी खामियां हमें पता नहीं, तो हम्म। हम कैसे उसको सुधार करेंगे? तो हमेशा जो भी करते हैं उसमें गलतियां ढूंढना, इसका मतलब नहीं कि आदमी का गलती है, मगर अप्रोच का कैसे वो गलतियां देख के उसको सुधर के आगे जाना है, जहां सोशल कोहेशन को खत्म कर देता है और प्रैक्टिकल लीडरशिप माइंडसेट लेके आता है। वो एक बहुत यूनिक पिवटल पॉइंट है वेयर यू कैन बिकम अ लीडर एंड अवॉइड सोशल कोहेशन एंड बिल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर। या दूसरी तरह जा सकते हैं वेयर हम लोग अपीसमेंट की तरह जाके और सब काम को ग्लोरीफाई करके और दूसरी तरह भी जा सकते हैं। सो ये बहुत टैक्टिकल अप्रोच है, मगर मुझे लगता है कि जो प्योर फॉर्म ऑफ लीडरशिप है वो इस तरफ का लीडरशिप है। तो आई कैन स्पीक एट लेंथ में इधर ही उसके बारे में नहीं, खत्म करूंगा। बहुत अच्छा। हमें थोड़ा समय का भी नज़र देखना है। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारी जा रही है। तो बेसिकली क्या करेंगे, आई थिंक हम मे बी एक बार ही दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे, और उस पे और आगे की आपकी जर्नी जानेंगे, आई थिंक। बट बिफोर वी रैप अप, अगर आप अपना, आपने अमेजोन का भी जैसे बताया, आपने 9 साल रहे, काफ़ी सीखा उधर। उसके बाद भी आपने कहीं आगे, मतलब पूरा हम अभी और तक कदम अमेजन, तक आते हैं आपके। करेक्ट, अमेजन में जैसे मैं देखा कि मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला। एक कंपनी ने मुझे बोला कि तुम जो करना है करो, हम आपको जगह दे देंगे। वो एक अच्छा चीज़ था। तो पहले मैंने टेक्नोलॉजी टीम को बिल्ड करना शुरू किया। अमेजन डॉट इन का जो टेक्नोलॉजी टीम है वो मेरा पहला काम था कि उसको बिल्ड करें। फिर उसके बाद मुझे उसका कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का मौका मिला। हम्म। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हम शॉप पे कैटेगरी में जाते हैं तो एक एक कैटेगरी होता है। एक 11 कैटेगरी जो बनाया था, एक सब टीम का जो लोग को काम पे लेना, जो लेने वाला काम मेरा और हम्म। मेरे टीम का था। तो वो लोगों को जब लेके आते थे, मुझे एक बहुत फर्क मिला जब हम टेक्निकल लोगों से मिलता हूँ या जो सेल्स माइंडसेट लोगों से मिलता हूँ, मुझे एक इमोशनल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बहुत फर्क दिखा। तो मैं जब भी टेक्निकल लीडर से बात करता था, जब लोग को लेता था, उन लोग को जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और फिर नहीं मिला तो काम नहीं होगा। वो कभी भी दबाव में रहते थे कि मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मुझे टाइम पे डिलीवरी करना है। और नेगोशिएशन जो भी था वो इमोशनल था ज़्यादा।
बाय अगर तुमने होगा तो मेरा तो वक्त कट जाएगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं होगा। अभी तुम दोगे कि नहीं, नहीं तो इमोशनल आउटबर्स्ट, मुझे चिल्लाना या ये करना, ऐसे कुछ हो जाता था। और इस तरफ देखेंगे सेल्स लोगों की तरफ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उन लोगों को क्या है कि तो मुझे पहले टाइम बताओ, वक्त बताओ, और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग दो, और प्लान करने के बाद हम दोनों में उसके हिसाब से मैं अपना प्लानिंग रखूंगा। और फिर एक टाइम वैल्यू मनी का एक इक्वेशन लेके आके काम पे। तो इधर मुझे ज्यादा लीडरशिप वाला चीज सीखने को मिला। मैं हम जितने लोगों से मिलते हैं उतना हमारा सीख बढ़ता है। मुझे ये जो काम पे वो एक चीज जो मिला ना कि आरपीजी की अलग अलग लीडर्स के साथ काम करने का, और अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को देखने में, और फिर उसका सफलता उसका असफलता को देख के कौन सा सही चल रहा है, कौन सा सही, कौन सा वो काम नहीं करता है, मुझे बहुत अच्छा सीख मिला। वो सुंदरता है डाइवर्सिटी में। तो मैंने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया जैसे बोला, और फिर और मुझे जब काम बहुत कुछ करता रहा और बहुत ज़्यादा करता रहा, मुझे एक चीज़ पता चला कि मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, मगर कभी सोचने का वक्त ही नहीं दे रहा हूँ। तब नहीं सोचूंगा तो बड़ा सोच कैसे निकल के आएगा। जैक मा भी बोलते थे कि मैं शाम तक ही काम करता हूँ, शाम से मैं टाइम लेता हूँ कि कुछ बुक पढूं या कुछ लोगों से मिलूं, तो डाइवर्स थॉट प्रोसेस आएगा। उसके हिसाब से 2016 से मैंने थोड़ा चेंज किया मेरा लाइफस्टाइल। मैं काम के टाइम पे काम करा, और फिर बाकी टाइम पे पर्सनल का बैलेंस किया। तब मुझे पुस्तक पढ़ने का आदत पड़ा। तो उसके हिसाब से देन मेरा काम और अच्छा बढ़ा, और अच्छा बना। और मुझे और अच्छा काम भी मिला, जहाँ मैं रिक्रूटिंग को पूरा हेड करना था एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं पुस्तक पढ़ना शुरू किया और फिर ज़्यादा सीखना शुरू किया। तो एक अच्छा चीज़ हुआ ऐसा था कि हमने छोटा ब्रांड का कंपनी शुरू किया जॉइंट वेंचर में। और उधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि इसको कैसे बेचें। एक ब्रांड छोटा है, अमेज़न में जाके मैं किसी को बुलाऊँगा कि अमेज़न में काम है, तो लोग आ जाते थे काम बात करने। इधर एक छोटा-सा नाम था, एक छोटा नाम को लेके जाते हैं तो लोग भाव नहीं देते थे। हाँ, तो इसको सेल कैसे करें? तो क्योंकि मैं अभी मुझे वक़्त मिला पढ़ने का और सीखने का, साइमन सिनेक करके एक लीडरशिप कंटेंट होता है, वो सीखने के बाद एक गोल्डन सर्कल अप्रोच सीखा। उसको अप्लाई किया तो मेरा जो उसका 1.5 साल तक जो प्रॉब्लम था, उसको 1 महीने में खत्म कर दिया। वाह। तो वो बैलेंस करने में कितना महत्व होता है, मतलब काम प्लस पढ़ाई सीख, वो मुझे एक नया ओपन माइंड ओपन हुआ। टाइम का अभाव है, और अब राइट। आगे भी मगर या हाँ, नहीं, मैं आपसे ना बात करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आपकी एक चीज निकल के ये आ रही है कि ना केवल आपने एक्सपीरियंस गेन करा है अपने, बट आपकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपने अपने आप को आपके ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कैरियर में आपने अपस्किल करना शुरू करा बुक्स रीडिंग करके, जैसे आप बता रहे हैं। और आपने काफी काफी रिक्रूटमेंट से मूव होकर आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में आए, फिर जॉइंट वेंचर में आए, जहां आपने नई स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी शुरू करी कि कैसे करेंगे। तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट जब कॉन्वर्सेशन होगा, आई थिंक वहीं से पिक करेंगे हम जहाँ पे हमने छोड़ा है, और उसके आगे जाएंगे। तो आज के लिए हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं। आपने अपनी जर्नी शेयर करी, कैसे आपने आया, आपने पूरी हिंदी में बहुत अच्छा बोला है। मैं आपकी इसके लिए काफ़ी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया बोला है, कोई दिक्कत नहीं आई, सबको सबको समझ में आएगा। बट जल्दी आपसे दोबारा किसी नए टॉपिक पे इसी इसी समय दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।